वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं ओम क्लासेस पुंडरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। माई सेल्फ डॉक्टर शशि किरण, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, CISKMB कन्या महाविद्यालय पुंडरी। आज BA फाइनल के 6 सेमेस्टर के राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से मैं टॉपिक ले रही हूँ। औद्योगिक क्रांति कवर करेंगे हम। इस औद्योगिक क्रांति का उत्पत्ति, विकास और प्रभाव क्या था, ये सिलेबस के अकॉर्डिंगली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोपीय महाद्वीप में के देश इंग्लैंड में हुए औद्योगिक परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। रैमसे म्योर के शब्दों में औद्योगिक क्रांति शक्तिशाली एवं शांतिमय परिवर्तन थी जिसमें संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। फ्रेडरिक एंजल्स, जॉर्जिया मिशले और आर्नोल्ड टॉयनबी जैसे विद्वानों ने औद्योगिक परिवर्तनों के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, क्योंकि ये परिवर्तन इतने जल्दी हुए कि इनको क्रांति की संज्ञा देना उचित है। नॉवेल्स के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज थी और ये परिवर्तन मौलिक भी थे, इसलिए हम इसको क्रांति की संज्ञा देते हैं। अब आता है कि औद्योगिक क्रांति होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले मैं आपको दूंगी सोशल साइंसेज के एनसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन। वो क्या है? वह आर्थिक एवं शिल्प वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिकल विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये डेफिनेशन है एनसाइक्लोपीडिया से। यदि हम साधारण शब्दों में कहते हैं तो औद्योगिक क्रांति क्या थी? जब हस्तशिल्प का स्थान कारखाना पद्धति ने, जब घर में की बजाय बड़े बड़े कारखानों के द्वारा हमारा सामान बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा तैयार होने लगा और उत्पादन तीव्र गति से होने लगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। इसके साथ इसमें आर्थिक व्यवस्था, तकनीक और संगठन, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, या हम कहें इन तीनों में आधारभूत परिवर्तन होंगे, ये कंपलसरी है। और इस 1880 तक यदि हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और अमेरिका आदि देशों तक हो चुका था। 1890 ईस्वी तक इसका विस्तार इटली, रूस तक हो चुका था और 20वीं शताब्दी में विश्व के अन्य महाद्वीपों जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, इन महाद्वीपों तक इसका विस्तार हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि इसका काल और समय क्या कहा जाता है। ये जो क्रांति है या ये जो परिवर्तन है, ये एक समय पर नहीं होते। ये परिवर्तन 50 वर्ष पहले और 100 वर्षों तक ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है चलती रहती है। समय बताना इसका बहुत कठिन है क्योंकि एक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। हेज क्या कहते हैं कि यह परिवर्तन की प्रक्रिया 15वीं शताब्दी में शुरू हो चुकी थी। टॉयनबी क्या कहते हैं कि 1760-70 से लेकर 1830-40 तक इसका काल रहा, और कुछ अन्य इतिहासकार टॉयनबी को ही समर्थन करते हैं, टॉयनबी का ही समर्थन करते हुए कहते हैं कि 1750 से लेकर 1850 ईस्वी तक इसका काल था। अब आता है कि इस औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, क्यों औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले हमारा जो कारण रहेगा वो होगा जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई और इसके कई सारे कारण थे। एक जो सबसे बड़ा कारण था, उससे पहले पूंजीवादी व्यवस्था, वाणिज्यवादी व्यवस्था आ चुकी थी, कृषि क्रांति आ चुकी थी यूरोपीय देशों में। अतः 1700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक जहाँ केवल 10 लाख जनसंख्या की वृद्धि हुई थी 50 वर्षों में, और इससे अगले 50 वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि 30 लाख तक बढ़ चुकी थी। अतः रोटी, कपड़ा और मकान की मांग बढ़ना स्वाभाविक था और ये मांग इंग्लैंड में विभिन्न कारखानों के द्वारा पूरी की गई और इसी तरह यूरोप के अन्य देशों ने भी कारखानों के द्वारा माल का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा कारण हमारा आता है पूंजी की या श्रम की उपलब्धता। उद्योगों को या हम कहें उद्योग धंधों को जो पूंजी है वो कहाँ से आई? वो दो तरह से आती है। एक तो हम कहते हैं कि उसमें बाह्य लूट है, दूसरी हम कहते हैं आंतरिक शोषण।
ये हमने इससे पहला जो चैप्टर है पूंजीवादी व्यवस्था में, जब हम प्रारंभिक पूंजीवाद करवाते हैं तब भी करवाते हैं। बाह्य लूट से हमारा क्या अर्थ होता है कि उपनिवेशों को कच्चा माल दिया सस्ते दामों पे, बना हुआ माल महंगे दामों पर बेचा। आंतरिक शोषण हम क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े भूस्वामीपति हैं उन्होंने कृषिहीन कृषकों का शोषण किया और इस तरह से उन्होंने धन कमाया, और ऐसे में कच्चा माल उनको मिला और बना हुआ माल उन्होंने मंडियों में भेजना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उद्योग धंधों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। और ये वाला जो काल था इसको हम राजनीतिक स्थिरता का काल भी कहते हैं, और यही कारण है कि जितनी भी रुचि थी उद्योग धंधों में, स्पेन हॉलैंड के व्यापार जो पहले था, अब वो व्यापार इंग्लैंड ने अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम जब पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। 19वीं शताब्दी में हमारे देशों में, यूरोपीय देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इसके पीछे क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था जहाजरानी बहुत अच्छी हो गई थी। 1850 ईस्वी तक वाशपोतों का विकास हो गया था। सरकार की तरफ से प्रयास किए गए थे, सरकार ने अनेक प्रकार के कानून बनाए थे। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में उन्होंने बस्तियां बसा ली थी, जिसको आप उपनिवेश बसाना कहते हैं। तो वहाँ से उनको कच्चा माल मिल जाता था और बने हुए माल के लिए उनको मंडी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। अब चौथा पॉइंट हमारा रहेगा औद्योगिक नगरों का विकास। इंग्लैंड में, मैं ज़्यादातर आपको इंग्लैंड का ही करवा रही हूँ क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी। तो इसमें लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो आदि अनेक औद्योगिक नगरों का विकास इंग्लैंड में हो चुका था, और यही कारण है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी और इसके बाद इसका प्रसार अन्य विदेशों में भी हो गया। नेक्स्ट हमारा है सामुद्रिक व्यापार पर इंग्लैंड का एकाधिकार। अब ये जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले आई थी, इसका मुख्य कारण था कि यहाँ पर बंदरगाहों पर मुख्यतः इंग्लैंड ने अधिकार कर लिया था, चाहे वो बंदरगाहें एशिया की थी, चाहे वो अफ्रीका की बंदरगाहें थी, और चाहे वो यूरोप की बंदरगाहें थी। अधिकतर अधिकार किसका था? इंग्लैंड का। और यही कारण है कि कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, बने हुए माल को बेचने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, कोई दिक्कत उनको नहीं आई। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कारण कच्चे माल की प्राप्ति और बने हुए माल का निर्यात। अब कच्चे माल की प्राप्ति ये मैंने करवाया ये आपको कि जितने भी इनके उपनिवेश थे, जो भी देश इंग्लैंड के अधीन थे, जैसे पहले अमेरिका में इन्होंने उपनिवेश बसाए जिसको हम स्पेनिश बस्तियाँ कहते हैं, इसके बाद इन्होंने अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसाए, एशिया में अपने उपनिवेश बसाए, भारत एक बहुत बड़ा इनका उपनिवेश था, और यहाँ पर जितना भी चाय के बागान थे, कपास था और चीनी थी, जितने भी उद्योग धंधे थे उन सब पर इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था, और इसी तरह इन्होंने अन्य महाद्वीपों में भी अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो कच्चे माल इनको ईजिली प्राप्त हो जाता था, और बने हुआ माल जो होता था ये इनका महंगे दामों पर चला जाता था। मशीनी चीज़ें होती थी, यही कारण है इनका माल सस्ता, टिकाऊ और काफ़ी लोग इनको पसंद करते थे। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट 7वां, परिवहन के साधनों में उन्नति। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी, और यही कारण है 1760 से लेके 1800 ईस्वी तक यहाँ नहरों का जाल बिछ गया था, और जो नहरें बनाने वाले थे वो ब्रिंडले थे, जिन्होंने इंग्लैंड में नहरों का विकास किया था, जिन्होंने नहरें खोदी। और जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक नगर थे, मैनचेस्टर था, बर्मिंघम था, लीड्स था, उन सब को इन्होंने नहरों से जोड़ दिया। 1830 में इन्होंने पहली रेलवे लाइन बिछाई थी मैनचेस्टर से लिवरपूल तक, और कुछ ही समय में इन्होंने पूरे बड़े बड़े औद्योगिक नगरों को रेलवे लाइन से जोड़ दिया। अतः हम कहेंगे लोहा, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कच्चा माल, बना हुआ माल, इनको औद्योगिक नगरों में लाने के लिए और ले जाने के लिए कोई भी इनको परेशानी नहीं होती थी, और इनके लिए ये कार्य करना आसान हो गया। इसके बाद है कृषि क्रांति। 18वीं शताब्दी में से पहले इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में कृषि क्रांति आनी शुरू हो गई थी, जिसमें इन्होंने जड़ वाली फसलें बदल कर फसलें बोनी, बाड़बंदी, चकबंदी, अनेक प्रकार के इन्होंने प्रयास किए कृषि को उन्नत करने के लिए। अच्छे बीज, अच्छे खाद, पशुओं की नस्ल सुधारी गई। लॉर्ड बैकवेल ने, चार्ल्स कॉलिंग ने अनेक इन्होंने नस्ल सुधारने का प्रयास किया था, और इस तरह से इनके उत्पादन में वृद्धि हुई और कच्चा माल इनको आसानी से प्राप्त होने लगा, और ये माल बनाकर मंडियों में विभिन्न महाद्वीपों में भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद है नेक्स्ट संवैधानिक सरकार की स्थापना।
तो संवैधानिक सरकार की स्थापना ने बहुत बड़ा सहयोग दिया इंग्लैंड को अपने इस औद्योगिक क्रांति को प्रशस्त करने में। आके देख लेते, ठीक है, ठीक, आगे से ही कर दूँ ना। अब हम कारण में करेंगे संवैधानिक सरकार की स्थापना। 1688 की शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में विलियम और मैरी के नेतृत्व में सरकार बनी और ये जो सरकार थी ये संवैधानिक सरकार थी। इससे राजनीतिक स्थिरता आने के साथ साथ एक संवैधानिक शासन प्रणाली लागू हुई थी और राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री वालपोल इन्होंने शांति की नीति अपनाई और न केवल अपने देश में बल्कि यूरोप के अन्य देशों के साथ भी इन्होंने शांति स्थापित की और यही कारण है इस राजनीतिक स्थायित्व के कारण उद्योगों के विकास को एक उचित अवसर प्राप्त हुआ था। 18वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि चाहे इंग्लैंड ने अनेक युद्धों में भाग लिया लेकिन उसके बावजूद भी वो युद्ध इंग्लैंड की भूमि पर नहीं लड़े गए और यही कारण था इंग्लैंड से बाहर वो युद्ध लड़े गए और इंग्लैंड इससे अछूता रहा था। इंग्लैंड पर जो आर्थिक व्यवस्था थी उस पर कोई प्रभाव इन युद्धों का नहीं पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई तो इसमें लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई जिसमें कृषि दासत्व का अंत हुआ, श्रेणी व्यवस्था का अंत हुआ, गिल्ड व्यवस्था का अंत हुआ और इसके कारण छोटे छोटे जो हस्तशिल्प थे वो खत्म हो गए। इनका स्थान कारखाना पद्धति ने लेना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे उपनिवेशों की स्थापना। इंग्लैंड ने न केवल एशिया में बल्कि सबसे पहले अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेश स्थापित किए, इसके बाद अफ्रीका में इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए और नेक्स्ट इन्होंने एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे और इन उपनिवेशों को एक कच्चे माल की मंडी की तरह से और बने हुए माल की मंडी की तरह ये प्रयोग करता था। यहाँ से कच्चा माल ले जाता था उन उपनिवेशों से और अपने देश में वो सामान बनाकर मशीनों के द्वारा जो माल सस्ता भी होता था, टिकाऊ भी होता था, लोगों को पसंद भी आता था, ड्यूरेबल भी होता था और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट हम करेंगे बैंकिंग व्यवस्था, ये बैंकों की स्थापना। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे विकसित हुई तो वहाँ बैंकों की स्थापना शुरू हो गई और सबसे पहला बैंक ऑफ फ्रांस स्थापित हुआ था और इसी तरह यूरोप के अन्य देशों में भी बैंक ऑफ फ्रांस, एम्स्टर्डम बैंक, तो कई तरह के बैंक इनमें स्थापित हुए अन्य देशों में भी। और ऐसे में हम कहेंगे कि लोगों को ऋण की सुविधा हो गई, लेन देन की सुविधा हो गई, उनका पैसा सुरक्षित हो गया और यही कारण है कि अब बैंकिंग व्यवस्था के कारण जो व्यापारी था उसको अपने पैसे खोने का या किसी के मारे जाने का डर नहीं था और वो अपना पैसा उद्योग धंधों में आसानी से निवेश कर सकता था। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना। विभिन्न देशों ने मिलकर संयुक्त पूंजी कंपनियां स्थापित की और इन्होंने न केवल संयुक्त पूंजी कंपनियां बनाई बल्कि ट्रस्ट भी स्थापित किए और उन ट्रस्टों के जरिए इन्होंने, जैसे भारत में इन्होंने व्यापार स्थापित किया। भारत में जूट का व्यापार था, चाय का व्यापार था, कॉफ़ी के बागान थे और इसी तरह से कागज़ की मिलें थी। इन्होंने बाद में इसके जो सूती कपड़े के साथ साथ अन्य मिलें, रेलवे का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था बाद में, जिनको हम आधुनिक उद्योगों में लेते हैं। ये सब कार्य इन्होंने कंपनियों के जरिए शुरू किया था भारत में इंग्लैंड ने और धीरे धीरे ये उन्नति करता हुआ एक चरम सीमा तक पहुंच गया था। इसके बाद है जो मेन औद्योगिक क्रांति में जरूरत पड़ती है, जिनको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं, कोयले और लोहे के उद्योग। कोयले और लोहे के उद्योगों में कच्चा माल, इनको लोहे से मशीनें बनाई जाती हैं और कोयले से वो मशीनें चलाई जाती हैं और दोनों ही खनिज इंग्लैंड में बहुतायत में पाए जाते थे, जैसे यॉर्कशायर है, साउथ यॉर्कशायर जिसको आप कहोगे, साउथ वेल्स है, ब्लैक कंट्री है, साउथ लंकाशायर है और इसमें कोयले के भंडार बहुत ज़्यादा थे और लोहे की खानें नॉटिंघम के दक्षिण में और ब्राइटन के उत्तर में थी और कच्चा माल इनको ईजिली मिल सकता था। अमेरिका और भारत से इनको कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में कपड़ा बनाने के लिए सूत मिल जाता था और इसी तरह से रुई मिल जाती थी और उनका कृषि क्रांति के कारण इंग्लैंड में ही उत्पादन काफ़ी होना शुरू हो गया था, इसलिए ऊन इंग्लैंड अपने आप ही उत्पादित करता था और यही कारण है कि कोयले और लोहे की खानों के कारण, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इनको बहुत आसानी हुई और औद्योगिक क्रांति ने बहुत उन्नति की थी। इसके बाद है आविष्कारों को प्रोत्साहन। अब
इसमें आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेंट की सुविधा सरकार की तरफ से शुरू की गई। 1754 में इन्होंने एक सभा बनाई जो उद्योगों और व्यापार को प्रोत्साहन देती थी। इसके साथ साथ इन्होंने सम्मानित भी किया, जिन्होंने नए नए आविष्कार किए उनको मेडल देकर, धन देकर, इनाम देकर उनको सम्मानित किया था। और इंग्लैंड में तो यहाँ तक किया था कि मशीनों की नुमाइश करने के लिए अजायब घरों की स्थापना भी कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, नई तकनीकों को प्राथमिकता देना, नई टेक्नोलॉजी की प्राथमिकता। अब नई टेक्नोलॉजी में जैसे 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, 1764 में हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, इसी तरह आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था, सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल मशीन का आविष्कार किया था। तो इन सब मशीनों के आविष्कार के कारण सरकार ने उनको प्रोत्साहन दिया और उद्योगों में ये मशीनें प्रयोग की गई और इंग्लैंड के उद्योग ने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट हम लेते हैं भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड की ऐसी थी कि वहाँ सबसे पहले सूती कपड़े या कपड़े की मिलें शुरू हुई थी और वहाँ धागा टूटता नहीं था। आर्द्र नम जलवायु वहाँ पे थी और यही कारण है कि धागा न टूटने के कारण एक बहुत बड़े उद्योग धंधे सूती कपड़े की मिलें और उन्हीं कपड़े की मिलें वहाँ स्थापित हुई। और इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति में हम और क्या लेते हैं कि कोयले की खानें और नहरें साथ साथ थी। इसी तरह उन्होंने जो इनके नगर थे वो बहुत नज़दीक थे, नहरों से, सड़कों से उनको जोड़ दिया गया था और यही कारण है कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति थी कि औद्योगिक क्रांति वहाँ जल्दी आई। नेक्स्ट है, एक हम लेते हैं ब्लैक डेथ, काली मृत्यु। काली मृत्यु जैसे आजकल फैली हुई है, जिसको हम पैंडेमिक कहते हैं, कोविड-19 फैला हुआ है, तो 18वीं शताब्दी में भयंकर महामारी वहाँ भी फैल गई थी। जैसे आपको पता है इतिहास में हर 100 वर्ष के बाद महामारी आती है, 1620 में, 1720 में, 1820 में, 1918 में, हर 100 वर्ष के बाद इतिहास में कहा जाता है महामारी आती है। तो 18वीं शताब्दी में जो महामारी वहाँ फैली उसको हम काली मृत्यु कहते हैं, ब्लैक डेथ कहते हैं। किसान और मजदूर जितने भी थे अपने गाँव के गाँव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर गए और शहरों में आकर इन्होंने बसना शुरू कर दिया और यही कारण है उद्योग धंधों में पूंजीपतियों को और क्या चाहिए था, सस्ते मजदूर उनको मिल गए, मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई, मजदूरी कम देनी पड़ती थी और श्रेणी व्यवस्था अपने आप ही खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और इन सब का लाभ किसने उठाया? कारीगरों ने, व्यापारियों ने। और यही कारण है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जल्दी आई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका पोर्शन रहेगा वो है विकास। इसका औद्योगिक क्रांति का विकास या इसमें आए आविष्कार कौन से थे? तो पहले हमने पढ़े औद्योगिक क्रांति के कारण, अभी मैंने आपको करवाए औद्योगिक क्रांति के कारण। नेक्स्ट हमारा रहेगा कारण के बाद सेकंड इसका फेज रहेगा विकास या औद्योगिक क्रांति में आए आविष्कार, विभिन्न आविष्कार। औद्योगिक क्रांति में आए आविष्कार। अब इसका औद्योगिक क्रांति का विकास कैसे हुआ था? हाँ जी, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कपड़ा उद्योग में औद्योगिक क्रांति आई थी और ये 4 बातों पर आधारित थी, 4 प्रक्रियाओं पर आधारित थी। कौन कौन सी 4 प्रक्रियाएं थी? कताई थी, बुनाई थी, रंगाई थी, छपाई जिसको आप कहते हो। और पहले घरों में तकली से, अभी भी गाँव में वो तकली करते हैं और लेडीज़ अपने बुनती हैं, यहाँ तो काफ़ी देखने में मिलता है भारत में। और खड्डियों पर कपड़े बुनते थे, अभी भी खेस वगैरह दरियाँ खड्डियों पे बनाई जाती है भारत में, अभी भी आपने गांव में देखा होगा यदि आप गांव में रहते हैं। तो अब इसको करने के लिए खड्डियों की बजाय अब कताई, तकलियों की बजाय बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा कताई, बुनाई, रंगाई का कार्य होने लगा और कपड़ा जल्दी बनता था, सस्ता बनता था, मजबूत बनता था। अब इसमें कौन कौन से आविष्कार आए? सबसे पहले आविष्कार आया जॉन के ने जिस मशीन का आविष्कार किया है फ्लाइंग शटल। जॉन के की मशीन का नाम है फ्लाइंग शटल। ये आविष्कार 1733 में जॉन के ने किया। 1733 में एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम इन्होंने रखा फ्लाइंग शटल। अब इसकी क्या विशेषताएं थी फ्लाइंग शटल की? एक तो ये तेजी से कपड़ा बुनती थी,
इसकी पहली विशेषता थी कि कपड़ा बहुत तेज़ी से बुनती थी, हाथ से इतना तेज़ नहीं बुना जाता था, बहुत तेज़ी से बुना जाता था इससे। और ऐसे में कपड़ा तो ये बुन देती थी तेज, लेकिन सूत कहाँ से आएगा, धागा कहाँ से आएगा। जो समस्या इसके पीछे पैदा हुई, तो जितना ये कपड़ा बुनती थी धागे की प्राप्ति उतनी नहीं होती थी, धागा कम मिलता था, क्योंकि धागा हाथ से बुना जाता था। तो ये तो तेज बुनती थी फ्लाइंग शटल, लेकिन धागा उसको कम मिलता था। तो यहाँ एक ये समस्या आ गई थी। और इसके और क्या विशेषताएं थी, पहले मैंने कहा तेज़ी से बुनती थी, इसके बाद तेज़ी से तो बुनती थी लेकिन उतना धागा नहीं मिलता था। सेकेंड फिर इसमें आएगा 100 व्यक्तियों का काम एक दिन में कर लेती थी मशीन, 100 व्यक्तियों का काम एक दिन में कर लेती थी। नेक्स्ट फिर इसका ये सेकंड वन। और थर्ड इसकी विशेषता क्या थी कि कपड़ा चौड़ा बुना जाता था, कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा हो सकती थी क्योंकि मशीन थी, चौड़ा कपड़ा बुना जाता था। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस जॉन के की फ्लाइंग शटल के द्वारा पहले से कई गुना उत्पादन होना शुरू हो गया। लेकिन वहीं इसमें कमी भी थी। क्या कमी थी कि कताई धीमी थी, कताई धीमी होती थी, धागा उनको नहीं मिलता था, और यही कारण है ये अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट हमारी जो मशीन है वो क्या है, हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी। हारग्रीव्स नाम है, मशीन का नाम था स्पिनिंग जेनी, हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी। अब क्या थी ये मशीन, 1764 में इसका आविष्कार करता है हारग्रीव्स, 1764 ईस्वी में आविष्कार। हाँ जी, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या ये करती थी। नंबर 1, इसका एक साथ 8 धागे काट सकती थी। कितने धागे काट सकती थी, 8 धागे इकट्ठे काट सकती थी, एक साथ इकट्ठे। जैसे हम 1 2 करते हैं तो 8 धागे इसमें काटने की मशीन थी ये, और कम समय में अधिक सूत काटती थी। 8 धागे हो तो कम समय में अधिक सूत ये काट देती थी। नेक्स्ट, आगामी वर्षों में इसमें सुधार हुआ और 1788 ईस्वी में तक 20,000 ऐसी मशीनें, 1788 ईस्वी तक 20,000 ऐसी मशीनें इंग्लैंड में विभिन्न कारखानों में लगा दी गई थी एक साथ। और इस तरह से जो ऐसी मशीनें थी, कितने धागे, 80 धागे एक साथ काटती थी। यहाँ 8 थे, या कितना, 10 गुने 80 धागे इन्होंने 1788 में उसमें सुधार करके 80 धागे एक साथ काटने शुरू कर दिए। और इसमें जो कमी थी वो क्या थी, इसका सूत एक तो मजबूत नहीं होता था और बहुत बारीक नहीं होता था। 2 कमियां इसमें रह गई थी।